हम लोगों ने तय किया था कि इलाहाबाद में एक संवाद करेंगे। किसी संयोग दुर्योग से वो संवाद नहीं हो पाया, परिस्थितियां कुछ ऐसी थी कि नहीं हो पाया, चलता रहा। इस बीच उस पत्रिका की मांग बढ़ी पाठकों की ओर से, और उस मांग का सम्मान करते हुए शाही सर ने उसे पुस्तक रूप में प्रकाशित करने का निर्णय लिया। बनारस के लोकायत प्रकाशन से वो पुस्तक छपी है, और चूंकि लोकार्पण धर्म संवाद है तो ये पुस्तक ये है जिसका शीर्षक है आत्मा के शिल्पी अंधेरे में तथा अन्य कविताएं। प्रतिबोध पर केंद्रित ये अंक है। पहले पहले साखी का विशेषांक था, अब यह पुस्तक रूप में उपलब्ध है। तो हमारे वक्ताओं के भी पास है, कई वक्ताओं के पास, कुछ के पास उसकी पीडीएफ कॉपी, कुछ के पास उसकी पुरानी प्रति जो पत्रिका रूप में थी वो मौजूद रही होगी। तो मैं यहाँ जुड़े सभी वक्ताओं का अपने मंच की ओर से, अपनी संस्था की ओर से और व्यक्तिगत तौर पर अपनी ओर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। और यह स्वागत इसलिए है कि बहुत एक तरह से जल्दी में, मतलब 3-4 दिन पहले ही सबसे तालमेल करके यह कार्यक्रम हुआ। ऐसी स्थिति है, महामारी का दौर है। यह भी जैसे वैभव भाई को किताब नहीं मिल पाई, उनको पीडीएफ कॉपी दी गई कि आप इसी से तैयारी कर लें बातचीत की। तो कई तरह के संकट थे और बहुत जल्दी में 3-4 दिन के अंतराल में ही, 5 दिन के अंतराल में ही यह सबसे बातचीत हुई, और सबने बहुत सकारात्मक और उत्साहवर्धक जवाब दिया कि बिल्कुल हम लोग इस कार्यक्रम से जुड़ेंगे। आज मुक्तिबोध के निधन की वार्षिकी है, मुक्तिबोध पर चर्चा करेंगे और मुक्तिबोध मंच से चर्चा करेंगे। मैं अपने सभी वक्ताओं के प्रति बहुत आभारी और बहुत ऋणी हूँ कि उन्होंने हमारे इस आग्रह को बहुत ही कम समय होने के बावजूद स्वीकार किया, स्नेह दिया। हमारे साथ, हमारे लिए भी और हमारे मंच के लिए भी एक गर्व की बात है। मैं प्रोफेसर सुधा सिंह, जो दिल्ली विश्वविद्यालय में हिंदी की प्रोफेसर हैं, जो इस संवाद की अध्यक्षता करेंगी, उनके प्रति विशेष आभारी हूँ कि आज वो व्यस्त थी महादेवी वर्मा पर एक कार्यक्रम में जो लगभग दिन भर चला है, और वो कह रही थी कि दिन भर का कार्यक्रम बहुत थकाऊ रहेगा। लेकिन चूंकि उनका एक लेख है और बहुत महत्वपूर्ण लेख है इस पुस्तक में, तो इसलिए हम लोगों का आग्रह था कि आप अध्यक्षता करें, तो उन्होंने हमारी अध्यक्षता का कार्यक्रम स्वीकार किया। प्रोफेसर सदानंद शाही तो इस पुस्तक के संपादक हैं ही, और साखी और क कला दीर्घा की ओर से मौजूद हैं। प्रोफेसर राजेश मल दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय गोरखपुर में हैं, और आप सब उनसे परिचित हैं। वो एक एक्टिविस्ट बुद्धिजीवी हैं, केवल लिखने पढ़ने वाले नहीं बल्कि कर्म क्षेत्र में भी सक्रिय रहने वाले। वो प्रेमचंद साहित्य संस्थान से भी जुड़े हैं गोरखपुर में, और मैं उनका भी बहुत स्वागत करता हूँ। वैभव भाई हम लोगों के मित्र और लिखने पढ़ने की दुनिया में सब लोग उनके नाम से परिचित हैं। हमारी पीढ़ी के सबसे समृद्ध, सबसे सुव्यवस्थित और एक तरह से प्रबुद्ध आलोचक हैं, और लगातार वो नवजागरण के बहाने, नवजागरण के जो संपूर्ण परिदृश्य है 19वीं-20वीं शताब्दी का, उपन्यास पर, नवजागरण पर, रचनाकारों पर लिखते पढ़ते रहे हैं। उसने बहुत अधिकार सहित हम लोगों ने कहा था, हालांकि उनका बहुत हृदय से स्वागत है। और विवेक त्रिपाठी जो कवि हैं और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के पौत्र हैं, इसलिए मुक्तिबोध से उनका एक स्वाभाविक रिश्ता बनता है, और हम लोगों के साथी संगाती हैं और इस मंच के भी से भी गहरे जुड़े हुए हैं। मैं उनका भी स्वागत करता हूँ, वो आखिर में धन्यवाद करेंगे। मेरा काम सिर्फ इतना ही था कि मैं इसे संयोजित करूं, आप सबका स्वागत करूं, और यह पुस्तक आपके सामने दिखाऊं, और इस पुस्तक के बहाने मूलतः संवाद मुक्तिबोध के महत्व पर, मुक्तिबोध पर बातचीत होनी है। यह पुस्तक तो एक बहाना मात्र है। मैं इस बातचीत को व्यवस्थित करने के लिए और एक तरह से पटरी पर लाने के लिए, सही जगह पर केंद्रित करने के लिए पुस्तक के संपादक, साखी के संपादक, साखी मंच की ओर से, क कला दीर्घा की ओर से प्रोफेसर सदानंद साहिब से अनुरोध करता हूँ कि वो आधार वक्तव्य या एक बातचीत करने के लिए जो कुछ सूत्र हैं वो हम सबके सामने प्रस्तुत करने का कष्ट करें। आदरणीय प्रोफेसर सदानंद साही। धन्यवाद सूर्यनारायण जी। मैं मुक्तिबोध साहित्यिक मंच पर उपस्थित सभी विद्वान साथियों का
अभिनंदन करता हूं। आज के इस वार्ता सत्र की अध्यक्षता कर रही प्रोफेसर सुधा सिंह, जैसा कि सूर्यनारायण जी ने बताया कि वो दिन भर एक कार्यक्रम में व्यस्त रही हैं, इसके बावजूद हमारे बीच हैं बंधुवर राजेश कुमार मल और वैभव सिंह और विवेक निराला। सबका मैं अभिनंदन करता हूं कि आपने साखी के इस प्रयास को मुक्तिबोध की स्मरण तिथि पर एक तरह से सार्वजनिक करने की और सार्वजनिक मंच पर ले आने का एक अवसर दिया। इसके लिए मैं सबको साधुवाद देता हूं। कोशिश यही की गई कि इसमें जिन लोगों के लेख शामिल हैं वे लोग ही इस पर बातचीत में भी शामिल हों। आप सब जानते हैं कि 2017 में मुक्तिबोध की जन्म शताब्दी वर्ष में साखी का अंक आया था, मुक्तिबोध अंक। इस अंक में मुक्तिबोध की जो सबसे प्रसिद्ध कविता है अंधेरे में, उसको फोकस करके ही यह अंक निकाला गया था। और आप जिन मित्रों को इस अंक की स्मृति होगी, उनके अलावा जो हमारे दर्शक इस पूरे कार्यक्रम को देख रहे हैं, उनको मैं एक बार साखी का यह अंक दिखा देना चाहता हूं। साखी का मुक्तिबोध अंक, जिसको लेकर के हमने 2017 में दिल्ली, लखनऊ, बाराबंकी, गोरखपुर, इलाहाबाद, फैजाबाद जैसे अनेक शहरों में छोटे बड़े कार्यक्रम किए थे। और उस कार्यक्रम के दौरान एक हमारा भ्रम टूटा मुक्तिबोध के बारे में, जो अकादमिक दुनिया में एक खास तरह का पूर्वाग्रह देखा जाता है, पाया जाता है कि मुक्तिबोध की कविता बहुत जटिल है, बहुत कठिन है, बहुत दुरूह है, आदि आदि इत्यादि। वह एक 10-12 गोष्ठियों का सिलसिला हमने किया था। राजेश मल भी उनमें कई सारी गोष्ठियों में शामिल थे। हम लोग पत्रिका को लेकर के भागलपुर तक गए थे, वहां भी गोष्ठी हुई। और जिस तरह से कुछ युवाओं के बीच मुक्तिबोध को लेकर के एक पसंदगी देखी गई और एक खास तरह की उत्सुकता और एक खास तरह का लगाव युवाओं के बीच देखा गया, वह बहुत ही उत्साहवर्धक था। साखी का अंक एक उसकी सीमा होती है, अंक खत्म हो गया। उसके बाद से लगातार आग्रह आ रहा था कि हमें साखी की मुक्तिबोध अंक की प्रतियां चाहिए। तो उसी को ध्यान में रख करके हमने लोकायत प्रकाशन से अनुरोध किया और साखी का यह पुस्तकाकार रूप हमारे सामने मुक्तिबोध अंक का आया है। साखी के मुक्तिबोध अंक का कवर मैंने जो दिखाया आपको, सैयद हैदर रजा की पेंटिंग इस कवर पर दी गई थी। उस समय हमने रजा फाउंडेशन के अशोक वाजपेयी जी से अनुरोध किया, क्योंकि इस पेंटिंग में रजा साहब ने कुछ अपनी पेंटिंग्स में कविता पंक्तियों का इस्तेमाल किया है। उन्होंने महादेवी की कविता का भी इस्तेमाल अपनी पेंटिंग में किया, एक कविता पंक्ति का। और
मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि महादेवी अंक के कवर पर भी हमने रजा की वही पेंटिंग इस्तेमाल की थी और मुक्तिबोध अंक पर भी रजा की वही पेंटिंग है और उसमें इस तम शून्य में तैरती है जगत समीक्षा, मुक्तिबोध की इस पंक्ति का इस्तेमाल रजा साहब ने किया है। किताब जब हमने छापी तो किन्हीं कारणों से हमने किताब में कवर बदल दिया है और एक युवा कलाकार ने बड़े मन से जो हमारे काशी हिंदू विश्वविद्यालय के ही शोध छात्र हैं, उन्होंने बड़े मन से एक कवर तैयार किया और किताब का नाम दिया गया मुक्तिबोध, आत्मा के शिल्पी, अंधेरे में तथा अन्य कविताएं। मित्रों, आत्मा के शिल्पी नाम देने के पीछे मुक्तिबोध का ही एक वाक्य हमारे दिमाग में था। मुक्तिबोध ने प्रेमचंद के बारे में एक छोटा सा निबंध लिखा है, मेरी मां ने मुझे प्रेमचंद का भक्त बनाया। उसमें वो बहुत ही महत्वपूर्ण लेख है मुक्तिबोध का, किस तरह से प्रेमचंद उनके जीवन में आते हैं और किस तरह से प्रेमचंद उनकी मनोरचना को प्रभावित करते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण लेख है। उसमें एक जगह उन्होंने लिखा कि प्रेमचंद के लिए मुक्तिबोध लिखते हैं कि प्रेमचंद हमारी आत्मा के शिल्पी हैं। और आत्मा का सवाल हमारे आज के समय में बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। महत्वपूर्ण इसलिए है कि आजकल आत्मा बहुवचनात्मक हो गई है और जब हम अंतरात्मा की बात करते हैं तो व्यक्ति के भीतर बहुत सारी अंतरात्माएं हो गई हैं जो यथाअवसर अलग अलग रूप में प्रकट होती हैं और बहुधा मनुष्यता को शर्मसार करती हैं। इसलिए जरूरत इस बात की है कि आत्मा का शिल्पण हो। प्रेमचंद अपने ढंग से आत्मा का शिल्पण करते रहे हैं, मुक्तिबोध अपने ढंग से आत्मा का शिल्पण करते रहे हैं। वो हमारे ऐसे लेखक हैं। एक जो मैंने शुरू में चर्चा की कि अकादमिक दुनिया जो है मुक्तिबोध को प्रायः दुरूह कह करके छोड़ने का प्रयास करती है। इस दुरूहता का संबंध कई बार मुक्तिबोध के साथ जो स्वीकार्यता का सवाल है, जो मूल्य मुक्तिबोध की कविता हमारे सामने रखती है। मुक्तिबोध की कविता एक आईना खाने में ला करके हमको खड़ा करती है, जिसमें हमको हमारा अपना असली चेहरा दिखाई पड़ता है, हमको हमारी आत्मा की शक्ल दिखाई पड़ती है। वहां ला करके मुक्तिबोध की कविता हमें खड़ा करती है और अपने चेहरे के असली रूप से परिचित होने की जो साहस होता है, वह साहस हमारे बीच नहीं होता है। इसलिए हम यह कह करके मुक्तिबोध को किनारे कर देते हैं कि ये दुरूह कवि हैं, जैसा कि उसके पहले कबीर के साथ करते रहे हैं। मुक्तिबोध की कविताएं और मुक्तिबोध सफलता को जीवन मूल्य मानने वाली सभ्यता को नकारती है। सफलता एकमात्र जीवन मूल्य नहीं है। सफलता के साथ सार्थकता को, सत्य को, न्याय को जीवन मूल्य के रूप में प्रतिष्ठित करने का प्रस्ताव करती है। इस रूप में मुक्तिबोध की कविताएं
हमारी आत्मा का शिल्पण करती हैं, हमारी आत्मा को गढ़ती हैं। इसलिए हमने यह जो किताब प्रकाशित की, इस किताब का शीर्षक रखा मुक्तिबोध, आत्मा के शिल्पी। और जैसे जैसे ये समय बदल रहा है और 21वीं सदी जवान होती जा रही है, मुक्तिबोध की कविता में जो एक बीहड़ यथार्थ की संभावना व्यक्त की गई थी, बीहड़ समय की संभावना व्यक्त की गई थी, उस समय की बीहड़ता क्रमशः हमारे सामने रूबरू होती जा रही है। ऐसे समय में मुक्तिबोध का स्मरण हमको मनुष्य बनाए रखने के लिए, हमारी मनुष्यता को बहाल करने के लिए बेहद जरूरी है। जिस तरह से हमारे सामाजिक जीवन में लोकतांत्रिक स्पेस कम होता जा रहा है, जिस तरह से एक अजब किस्म की चुप्पी छाई हुई है, सत्य के पक्ष में, न्याय के पक्ष में, मनुष्यता के पक्ष में बोलने वाली आवाजें गुमसुम हैं, ऐसे समय में मुक्तिबोध की कविता एक बार फिर हमको साहस से भरती है और हमारी आत्मा को गढ़ती है, और आत्मा के भीतर वह नैतिक साहस पैदा करती है, जो नैतिक साहस हमें अपने समय के साथ आंख मिला करके बात करने की का विवेक देता है। तो मैं समझता हूं कि इस किताब के बहाने एक बार फिर हम मुक्तिबोध के इन्हीं पहलुओं को लेकर के, जिसमें कि मुक्तिबोध जगत समीक्षा भी करते हैं और आत्म समीक्षा भी करते हैं। मुक्तिबोध की खास बात यह है कि प्रगतिशील कवि हैं मुक्तिबोध, लेकिन उन्होंने व्यक्ति की चिंता और समाज की चिंता दोनों वे साथ साथ करते हैं। तो जगत समीक्षा, मुक्तिबोध के औजारों के साथ जगत समीक्षा करने का विवेक एक बार फिर इस किताब के बहाने हम हासिल करेंगे। मैं इन्हीं कुछ शब्दों के साथ आप सबका एक बार फिर स्वागत करता हूं, और मैं स्वयं आप सबको सुनने के लिए उत्सुक हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। पुस्तक के बहाने मुक्तिबोध को आज कैसे समझें, या मुक्तिबोध आज हमारे लिए क्यों जरूरी है, कैसे प्रासंगिक है, इस बात की बुनियाद रख रहा था यह वक्तव्य। मैं अपनी ओर से इस वक्तव्य के लिए प्रोफेसर शाही के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं, और पहला वक्तव्य देने के लिए, इस बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए मैं अपने मित्र आलोचक वैभव सिंह से अनुरोध करता हूं कि वो आज मुक्तिबोध हमारे लिए क्यों जरूरी है, इस पुस्तक के बहाने और कुछ सामान्य बात भी मुक्तिबोध पर बात रखें। मैं उनसे अनुरोध करता हूँ, श्री वैभव सिंह। सुनारायण जी, बहुत बहुत धन्यवाद, और शाही जी को बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा, जब इन शाही जी ने जब ये अंक निकाला था साखी का मुक्तिबोध पे, तभी उनसे एक दो बार हुई बातचीत में मैंने उनसे अनुरोध किया था कि इसको पुस्तकाकार इसको आना चाहिए, क्योंकि पुस्तक की आयु कई बार पत्रिकाओं की आयु से ज़्यादा होती है। वो अधिक संग्रहणीय होते हैं, वो कई बार ज़्यादा उसका एक उसकी शेल्फ लाइफ उसकी ज़्यादा होती है। और बहुत अच्छा ये अंक निकला था। और अभी मैं किताब तो नहीं देख पाया हूँ, लेकिन अंक की जैसी जितनी समृद्ध सामग्री थी
हालांकि शीर्षक है इसमें किताब का अंधेरे में ये मान के चला गया है कि अंधेरे में कविता पे ज़्यादा इस पे सामग्री मिलेगी। लेकिन अगर आप इसको अंदर इस किताब को अगर आप देखेंगे तो इसमें मैंने पाया कि इसमें ब्रह्म राक्षस, उनकी जो मुक्तिबोध की दूसरी जो कविताएं हैं, मसलन ब्रह्म राक्षस या भूल गलती या मुक्तिबोध के पत्र, या इन पर भी जो है वो या हरिपाल त्यागी जी का जो बड़ा एक सुचर्चित जो एक चित्र है जो मुक्तिबोध का बनाया गया है, उस पर भी सामग्री है। तो ये एक प्रकार से ये बहुविध सामग्री जो है वो इस किताब के भीतर वो मौजूद है। हालांकि बात सत्य है कि अंधेरे में पे अधिक लेख इस किताब में संकलित हैं और बड़े महत्वपूर्ण लेख हैं, और उस क्लासिकल कविता को बहुत अलग कई नज़रिए से, दृष्टिकोण से उसका विश्लेषण किया गया है, उसकी व्याख्या की गई है। और हम और आप सब जानते हैं कि मुक्तिबोध जो है वो एक तरह से आत्मसंघर्ष और वैचारिक संघर्ष, समाज के साथ चलने वाले वैचारिक संघर्ष, दोनों के वो पोएट थे। और उन्होंने विचार की सत्ता को उन्होंने कविता में स्थापित किया। और कई बार कविताओं का या आज़ादी के आसपास का जो पूरा दौर था, जब मुक्तिबोध एक प्रकार से अपनी प्रेरणाएं ग्रहण कर रहे थे समाज से, तो उसमें मैं देखता हूं कि उसमें डिबेट है, बड़ा इंटेंस, उसमें एक बड़ी गहरी बहस है कि विचार की कविता में कितनी जगह होगी। और आज भी बहस चल रही है कि विचार कहाँ तक कविता को वो एक प्रकार से व्यक्त करेगा। तो मुझे लगता है ऐसा मुक्तिबोध की पूरी कविता को आत्मसंघर्ष अंधेरे में कविता को पढ़ते हुए कि मुक्तिबोध ने जो है वो आत्मसंघर्ष के बहाने समाज का दर्पण बनने का उसमें प्रयास उसमें निहित है। कई बार लोग कहते हैं कि नहीं वो केवल आत्मसंघर्ष की कविता है, तो मुझे इसमें कोई बहुत दम नहीं लगता है इस बात में कि कोई कविता केवल आत्मसंघर्ष की कविता कैसे हो जाएगी। उस कविता में आत्मसंघर्ष के बहाने जो है वो समाज की जटिल वस्तु स्थितियों, नेपथ्य में चलते तरह तरह के षड्यंत्र, जो समाज पे जो आसन्न खतरे हैं, मंडरा रहा है खतरा चारों से, सड़कों पे गोलियां चल रही हैं, मार्शल लॉ लगने की नौबत आ गई है, सेनाएं जो है वो मार्च कर रही हैं फांसीवाद के विरोध में। तो ये सब जो जटिल वस्तुस्थितियां और सच्चाइयां हैं, वो मुझे लगता है कि आत्मसंघर्ष के बहाने वो व्यक्त हुई है। और अगर हम मुक्तिबोध को, शाही जी ने शुरू में बात सही कही है कि हमने जबरन जो है वो मुक्तिबोध को दुरूह बना दिया है। हमने उनको कोई बहुत ही एक तरह के मनोवैज्ञानिक भंवर जाल में उलझे हुए कवि के रूप में हमने उनको चित्रित कर दिया है, जबकि जो उनका आत्मसंघर्ष है वो एक रचनात्मक युक्ति भी है, वो एक उनका रचनात्मक प्रयोग है। और वो उस रचनात्मक युक्ति या प्रयोग के माध्यम से वो समाज की जटिल वस्तु स्थितियों को वो एक प्रकार से अपनी कविताओं में प्रतिबिंबित करते हैं। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि इसलिए अंधेरे में कविता के जब महत्व की जब बात होगी और इसमें संकलित लेखों को जब हम पढ़ रहे हैं, तो हमें एक प्रकार से मुक्तिबोध के संदर्भ में सब चीजें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। और संपादकी में एक जगह शाही जी ने ये ठीक बात लिखी है कि मुक्तिबोध की कविताएं जो हैं वो हमारे जो हैं बेथाह स्वप्न की कविताएं हैं, कि इतने स्वप्न हैं उस कविताओं में, उनकी कविताओं में। और तो एक प्रकार से ये मेथड है, तरीका हो सकता है कि हम मुक्तिबोध की कविताओं को भी स्वप्न की कविता पढ़ें की तरह देखें कि मुक्तिबोध अपनी कविताओं में यथार्थ को तो व्यक्त कर ही रहे हैं, साथ साथ वो स्वप्न देख रहे हैं।
तो ये एक तरीका हो सकता है, एक हम इस पे भी अगर विचार करें, क्योंकि मुक्तिबोध की अगर आप पूरी की पूरी रचना शैली में देखें तो उसमें उनकी रचनाओं में संभावनाओं का बड़ा अहम संभावनाओं की बड़ी अहम भूमिका है, और उन संभावनाओं की हत्या की भी उनमें एक तरह की बहुत गहरी एक चिंता उसमें व्याप्त है। तो एक जो कवि मानस होता है वो जटिलताओं के प्रति उसके मन में आकर्षण होता है, खास तौर पे जो एक इंटेलेक्चुअल पोएट है। मुक्तिबोध मेरे ख्याल से सही मायने में आज़ादी के बाद के एक सच्चे मायने में एक इंटेलेक्चुअल पोएट है, जिनमें अगर आप उनकी पूरी की पूरी कविताओं, उनकी दूसरी किताबों जैसे कि कामायनी, एक पुनर्विचार, या उनकी एक साहित्य की डायरी इत्यादि में अगर आप देखें तो वो लगातार जो है वो एक बौद्धिक एक तरह का उनमें बौद्धिकता का उनमें एक बड़ा आवेग है, एक बौद्धिक ताप है, तेजस्विता है। इस कारण जो है वो मुक्तिबोध के प्रति हमारे मन में क्यों इतना आकर्षण है, कई बार मैं सोचता हूँ। मुझे लगता है कि उनकी कविताओं में एक बौद्धिक जो इंटीग्रिटी है, ईमानदारी है, और चीज़ों को सही ढंग से, चीज़ों का सही विश्लेषण करने की जो उनमें आत्म सजगता है, क्योंकि ऐसी आत्म सजगता बड़ी दुर्लभ होती है। आम तौर पे हम थोपे हुए सत्य, थोपी हुई वास्तविकता, हमारे आसपास जो तरह तरह का जीवन जगत और दृश्य है, उसको लगातार एक अचेतन रूप से उसको आत्मसात करते जाने और उसके अनुसार अपनी कविताओं में प्रतिक्रिया व्यक्त करने इत्यादि के काम हम अनजाने अनजाने हम करते रहते हैं। लेकिन मुक्तिबोध एक ऐसे पोएट हैं, मुक्तिबोध की कविता में अगर आप देखेंगे तो वो लगातार अपने ऊपर, अपनी भावनाओं के ऊपर, अपनी विचारों के ऊपर एक निगरानी रखने का ऐसा लगता है कि वो काम कर रहे हैं। तो ये जो हमारा जो समय बदल जाता है कई बार, और नए बदले हुए समय में हम कई बार उसकी व्याख्या नहीं करना चाहते, कि ये एक बड़ा संकट है कि ईमानदारी से हम सच्चाई की, वास्तविकता की हम व्याख्या नहीं करना चाहते। तो मुक्तिबोध के यहाँ जो है वो एक पूरा का पूरा ये एक प्रयास उनकी कविताओं में निहित है। और उन्होंने ईमानदारी शब्द की उन्होंने एक बड़ी अच्छी जगह व्याख्या भी की है। उस समय ईमानदारी शब्द को लेकर बड़ी बहस भी हुई कविताओं में। प्रयोगवादियों ने भी ईमानदारी की बात की है, नई कविता वालों ने भी ईमानदारी की बात की है, और मुक्तिबोध ने भी की है। मुक्तिबोध ने ये कहा है कि ईमानदारी वो होती है जहां पे हम सही तरीके से जो वस्तु सत्य है, जो वस्तु जगत है, उसकी सही मानसिक प्रतिक्रिया अपनी कविताओं में हम व्यक्त करते हैं। तो ये एक पोएट के लिए, एक रचनाकार के लिए सबसे अधिक जरूरी होता है। और वो ये मानते थे कि एक पूरा का पूरा जो एक जो बाकी जो प्रयोगवाद या नई कविता में जो बहस चल रही थी, वो ये मानते थे कि वो लोग, यानी कि नई कविता और प्रयोगवाद वाले, ईमानदारी को केवल अपनी एक तरह की व्यक्तिपरक प्रतिक्रिया से वो जोड़ते हैं, और वो जो सोचते हैं कि जो कुछ वो अनुभव कर रहे हैं केवल वो वही सत्य है। और मुक्तिबोध के यहाँ अनुभव, ईमानदारी, अभिव्यक्ति, इन सब का जो है एक बड़ा एक कह सकते हैं कि एक सामाजिकता से जुड़ा हुआ उसका महत्व था। तो इसलिए हमें मुक्तिबोध आज भी आकृष्ट करते हैं कि उन्होंने एक ओर तो विद्रोह, प्रतिरोध, संघर्ष आदि के मूल्यों को अपनी कविताओं में बाकायदा स्थापित किया है, साथ साथ उन्होंने कविताओं को से व्यक्तिवाद को एक प्रकार से उसको बाहर किया है। और इसकी वजह शायद यही थी कि उनके मानस का, उनकी चेतना का एक बड़ा
और उन्होंने छाया, कई बार रहस्यवाद आदि के मूल्यों को तो अपना लिया था, लेकिन उसके व्यक्तिवाद को उन्होंने छोड़ दिया था। ये पूरा का पूरा जो मुक्तिबोध का जो आज़ादी के आसपास का ट्रांजिशन है, हम सब जो है वो किसी ना किसी ट्रांजिट पॉइंट पे हमेशा रहते हैं। हम लोग इस समय जिस समय गुजर रहे हैं, सबसे बड़ा इस समय संक्रमण का दौर है। हर तरफ आप देख रहे हैं चीज होता जा रहा है। स्थिर होके चीजों का विश्लेषण करना लगातार मुश्किल होता जा रहा है। चीजें इतनी तेजी से बदल नहीं रही हैं जितनी तेजी से उनको बदला हुआ दिखाया जा रहा है टेलीविजन या संचार माध्यमों के जरिए। आप देखेंगे समाज में कुछ नहीं बदला है, लेकिन आप संचार माध्यमों में देखेंगे लगेगा कि तूफान आया हुआ है चारों ओर। तो ये जो हम सब की जो एक पीड़ा होती है, हम सब का जो एक क्राइसिस होता है, विडंबना होती है कि हम सब किसी ना किसी संक्रमण के दौर में होते हैं और हमें कोई वैल्यू जो है, हमें कोई मूल्य जो है वो अंतिम रूप से हमारे पास नहीं होता है। उस दौर में हमें ऐसा लगता है। और मुक्तिबोध भी एक प्रकार से वो इसी एक ऐसे दौर में थे जहाँ पे छायावाद से प्रगतिवाद की ओर कविता का संक्रमण हुआ था, प्रगतिवाद से नई कविता की ओर आए थे, और उसमें मुक्तिबोध जो है वो कहीं बीच में खड़े थे। वो ना तो पूरी तरीके से प्रगतिवाद के साथ थे, ना वो पूरी तरीके से वो नई कविता के व्यक्तिवाद या उसके रूपवाद कई बार उसके साथ थे। तो ये जो मुक्तिबोध का या आज़ादी का पूरा दौर था कि एक तरफ पिछड़ा हुआ समाज था और दूसरी ओर लोकतंत्र बन रहा था, लेकिन उस लोकतंत्र पे बहुत सारे संकट थे। और मुक्तिबोध ने जिस प्रकार से इन परिस्थितियों का सामना किया, उन्होंने जो संघर्ष उन्होंने अपनी कविताओं में व्यक्त किया, वो हमें आज वो मेथड हमें एक प्रकार से वो हमें आकृष्ट करता है। कई बार किसी रचनाकार के, लेखक के केवल मूल्य मान्यताएं उसको वही केवल हमें एक प्रकार से प्रेरित नहीं करते हैं। तो जो नई पीढ़ी का जो उनमें लोकप्रियता है, मुझे लगता है कि वो इसी एक संक्रमण काल के दौर में वैचारिक संघर्ष करने का जो उनका तरीका है, जो उसमें उनकी निष्ठा है, उससे भी ये पीढ़ी जो है वो बहुत कुछ वो सीखती है कि एक तरफ निर्मम आत्मसंघर्ष करना है कि अपने भीतर के बहुत सारे व्यक्तित्व को वो बदलना है, और जो हमारे भीतर जो सीमाएं हैं व्यक्तित्व की, हमारे भीतर जो एक तरह की आत्मघाती दुविधाएं हैं जनता के जनसंघर्ष से जुड़ने को लेकर के, उसको एक प्रकार से उसको डिटेक्ट खोजते हुए अपना जो है वो अपनी काव्य शिल्प का, अपने काव्य की अंतर्वस्तु का विकास करना है। और दूसरी ओर मुक्तिबोध का जो पूरा का पूरा शिल्प है या मुक्तिबोध का जो पूरा की पूरी दृष्टि है, जो कि उनके अंधेरे में भी जो व्यक्त हुई है, उसमें मुक्तिबोध ने जो प्रगतिवाद से जो बहस की है, प्रगतिशील आंदोलन से जो बहस की है, उससे प्रगतिशील आंदोलन ने भी बहुत कुछ सीखा है और मुक्तिबोध के पाठकों ने भी बहुत कुछ उससे सीखा है। बाकी जो नहीं सीखना चाहते उनकी छोड़ दीजिए, नहीं सीखने वाले तो कुछ भी नहीं सीखेंगे, वो तो पत्थर की लकीर को ही अंतिम मान लेंगे। उन्होंने जो ये स्थापित किया कि जो रचनाकार जो होता है वो कोई बहुत, जैसी उसकी छवि गढ़ी जाती है, जैसी उसकी इमेज गढ़ी जाती है कि वो बहुत संघर्षशील है, बहुत त्याग करने वाला प्राणी है, वो बहुत युद्ध पिपासु है, बहुत उग्र है, उसके तुलना में उन्होंने कहा कि रचनाकार तो बहुत ढुलमुल है, उसको अभी अपने आप को बहुत कुछ अपने को बदलने की कोशिश करनी है, उसमें अपने एक तरह का दब्बूपन है, वो डरपोक भी है, वो अपने में सिमटा हुआ है, घोंगे की तरह जीवन जीता है। और उन्होंने कहा कि नहीं, जो प्रगतिवाद में जो छवि गढ़ी है रचनाकार की, उसके उलट जो है वो एक प्रगतिशील रचनाकार का उसका अपना एक व्यक्तिगत मानस है कि उसमें बहुत ढुलमुलपन है, उसमें अपने में सिमटे रहने की प्रवृत्ति है और वो उससे संघर्ष करते हुए अपना विकास कर रहा है।
तो ये जो उन्होंने एक प्रकार से बहुत ही ईमानदारी के साथ और पूरे के पूरे अंधेरे में, कविता में भी यही पूरा एक संघर्ष उसमें चल रहा है कि बाहर की जो परिस्थितियां हैं उसमें एक जो काव्य नायक है, जो उसका मैश है, जो वो नामवर सिंह ने एक जगह लिखा है कि मैं जो है वो मुक्तिबोध नहीं है केवल, हम लोग सोचते हैं कि वो मुक्तिबोध का वो विस्तार है, वो दरअसल वो एक काव्य नायक है, और वो भी मुक्तिबोध ने उसको भी, उस काव्य नायक को बाकायदा गढ़ा है। तो वो जो काव्य नायक संघर्ष कर रहा है उससे भी एक प्रकार से बहुत कुछ, उसके आत्मसंघर्ष, उसके वैचारिक संघर्ष, समाज और सत्ता के लेके जो बहुत सारे लोगों के मन में जो सवाल उठते हैं, उन सवालों को जो है वो मुक्तिबोध व्यक्त करते हैं। यानी कि जो अनकहे सवाल हैं इस समाज में, सवालों को जो छिपाया जा रहा है, सवालों को जो नष्ट किया जा रहा है, उन प्रश्नों को, उन सवालों को जो है वो मुक्तिबोध व्यक्त करते हैं। और मुक्तिबोध की पूरी पद्धति भी अगर आप देखें तो वो यही है कि एक और वो जरूरी, वो एक बिंब खड़ा करते हैं, उसके बाद दूसरा बिंब खड़ा कर देते हैं, तो वो बिंबों की लगातार वो एक तरह से श्रृंखला पैदा करके वो एक कविता में बिंबों की जो एक पूरी की पूरी एक चेन है वो अपनी कविता में खड़े करते हैं। उसमें बहुत सारी उसमें प्रसंग लाते हैं, और वो प्रसंग जो है वो बिंबों में समाहित हो जाते हैं, बिंब स्वयं अपने में एक प्रसंग बन जाते हैं। वो सब जो है मेरे ख्याल से वो अपने में मुक्तिबोध को अपने एक क्लासिकल पोएट बनाते हैं, एक उनको क्लासिक पे, उनकी कविता को जो है वो क्लासिक का दर्जा प्रदान करते हैं। और आज़ादी के बाद के जो आसपास का जो पूरा दौर है वो, उसमें वो संभावनाएं भी देख रहे हैं, संभावनाओं की हत्या भी देख रहे हैं, और यही वो दौर हम लोगों का भी, ये 2021 का 20 का भी दौर है ये, कि हम सब संभावनाएं भी देख रहे हैं और संभावनाओं का को हम विनष्ट होते भी हम देख रहे हैं। तो ये मुझे लगता है कि कुछ, और बाकी मुक्तिबोध की आत्मीयता मुझे बहुत आकृष्ट करती है। मुक्तिबोध में बड़ी गहरी आत्मीयता है इस समाज और इस दुनिया को लेकर के। वो आत्मीयता आज के रचनाकारों में समाज के प्रति वो कम होती जा रही है। उनकी अगर आप कहानियां देखें या उनकी जो एक साहित्य की डायरी है, एक साहित्य की डायरी तो पूरी एक आत्मीय मित्र संवाद की शैली में लिखी गई है, और उनकी कविताएं हैं कि वो इस पूरे के पूरे समाज, इस जीवन, इसके विभिन्न पक्षों, सबको वो रहस्यमय भाव से कई बार देखते हैं, लेकिन उसके साथ उनके मन में बड़ी गहरी उनकी आत्मीयता है। तो ये कुछ बातें मुझे ऐसा लगता है कि अंधेरे में बात करते हुए हम फिर से इन बातों पर हम विचार कर सकते हैं। और बाकी शाही जी का अंक निश्चित रूप से बहुत ही समृद्ध है, जो भी इस आगे बहुत सारे आगे मुक्तिबोध को समझने के लिए, मुक्तिबोध की बहुआयामिता को समझने के लिए, कि मुक्तिबोध जितने सब्जेक्टिव हैं, जितने व्यक्तिपरक हैं, उतने वो विचारों के मामले में और उतनी कल्पनाशीलता के मामले में वो उतने ही बहुआयामी है। तो उनकी बहुआयामिता को समझने के लिए मुक्तिबोध, वो ये किताब हमें मदद करेगी। इतना काफी है। बहुत पुस्तक में जो लेख शामिल हैं उनके संदर्भ से, उनके हवाले से और मुक्तिबोध के हवाले से आपने कुछ बहुत जरूरी बातें की। और फिर इस किताब का, क्योंकि मुक्तिबोध पर इतना काम हुआ है, कौन ऐसा मुक्तिबोध के बाद का कवि है जिसने मुक्तिबोध को रेखांकित न किया हो, उनसे अपना रिश्ता न जोड़ा हो, आज भी लगातार वो चर्चा में बने हुए हैं। तो बहुत सारी बातें किसी भी एक पुस्तक या एक पत्रिका के विशेषांक में सब बातें समाहित नहीं हो सकती, और ये कैसे खास अंक और खास पुस्तक बन पाई, इसका रेखांकन आपने किया, बहुत धन्यवाद। अब मैं अगले वक्ता के रूप में प्रोफेसर राजेश मल्ल से अनुरोध करता हूँ कि वो जुड़े और इस पुस्तक के बहाने मुक्तिबोध पर अपनी बात केंद्रित करने की कृपा करें। प्रोफेसर राजेश। मैं सुधा में भाई सूर्यनारायण जी, विवेक जी, वैभव जी, भाई सदानंद शाही जी, मैं सदानंद शाही जब ये बात कह रहे थे कि हम लोग दिल्ली से लेकर भागलपुर तक और पूर्वी उत्तर प्रदेश के तमाम छोटे बड़े जगहों पर हम लोग गए, और
युवाओं में मुक्तिबोध को लेकर के बहुत सारा उत्साह दिखाई पड़ा। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू और दूसरा पक्ष भी देखने को मिला, जो परेशान करने वाला था या परेशान करने वाला है, आज भी है, कि जो हिंदी का अकादमिक, जिसे हम लोग बार बार कह रहे हैं, अकादमिक न कहा जाए बल्कि कहा जाए कि जो हिंदी विभाग या हिंदी अध्यापक की स्ट्रक्चर है, ढांचा है विश्वविद्यालयों का, कॉलेजेस का, उसके बीच लगभग बहुत सारे लोग ऐसे मिले कि जिन लोगों ने यह बात कही कि वो तो मुक्तिबोध को नहीं जानते हैं या मुक्तिबोध बहुत कठिन है। और मुक्तिबोध, मुझे लगता है कि ये भी एक पक्ष है और इस पक्ष का कारण भी तलाशा जाना चाहिए कि आखिर मुक्तिबोध पर इस है, कितना प्रयास है और कितना ये क्या कहते हैं साजिशाना तरीके से किया गया, या हमारे पास एक जो वैभव जी ने सही शब्द का इस्तेमाल किया कि वो इंटेलेक्चुअल पोएट हैं, तो हमारे इंटेलेक्ट में कहीं न कहीं ये बहुत हद तक कमी रही कि हम मुक्तिबोध को उस हद तक नहीं समझ पाए या न समझा पाए लोगों को। ये समस्या जरूर रही होगी। भागलपुर की गोष्ठी का एक छोटा सा प्रसंग है, मैं उसकी चर्चा करके मैं अपनी बात थोड़ा सा आपके सामने रखूंगा। भागलपुर के उस समय की तत्कालीन जो विभागाध्यक्षा महोदया थी, उन्होंने अपने वक्तव्य में ही इस बात को स्वीकार किया कि हम लोग कभी मुक्तिबोध के बारे में उनकी टिप्पणियां तो बहुत परेशान करने वाली थी। इत्तेफाक से वो गंगा से गंगा सागर वाली यात्रा उस समय निलय कर रहे थे, निलय उपाध्याय, और भागलपुर में एक दिन पहले शाम को हम लोगों की भेंट हो गई थी, तो उनको सहज ही हम लोगों ने आमंत्रित कर लिया था। निलय ने एक बहुत खूबसूरत बिंब या चित्र रचा, जो अपना अभियान था उसी से जोड़ते हुए, कि गंगोत्री से गंगा सागर के बीच आते आते मुझे भागलपुर आते तो मैं महसूस लगातार कर रहा हूँ कि गंगा में गाद भर गया है। गाद मतलब जो मिट्टी, धूल और पहाड़ों से आती है, धीरे धीरे भरती जाती है, तो गाद भर गया है। और इसी तरह से मुझे लगता है कि जो हमारा बौद्धिक जनमानस है, बौद्धिक संवर्ग है, उसमें एक तरह का गाद भर गया है। वो मुक्तिबोध जैसे बौद्धिक ताप, तेवर और संवेदना के कवि को समझने की हैसियत खो चुका है, या उसके पास वो चीज नहीं है जो उसे ग्रहण कर सके। मुझे भी लंबे दौर से पढ़ते पढ़ाते और लोगों से चर्चा करते, विद्यार्थियों, मित्रों, खास करके और जगहों पर मैंने महसूस लगातार किया कि यह बात बहुत जरूरी है कि अगर आपके पास कोई इस बात को समझने की कोशिश करें कि आखिर जिसे हम लोग आत्मालोचना, आत्मसंघर्ष, लगातार जो रन की यह पीड़ा और बेचैनी का स्रोत क्या है, क्यों इस तरह की है। बहुत सारे आज के कवियों के हम लोग पाठक हैं, बहुत सारे ढेर सारे कवि हमारे प्रिय कवि हैं, उनके यहाँ इस तरह का गहरा और अपने को क्या कहते हैं व्यक्तित्वांतरित करने का, डिक्लास होने का, ये इतना ज्यादा कंट्राडिक्शन और इतना ज्यादा बेचैनी क्यों नहीं है? क्या इसे एक बड़े उद्देश्य के साथ जोड़े बिना संभव है? एक बहुत सामान्य सा बात करना चाहता हूँ। मुक्तिबोध को समझते समय बराबर मुझे लगता है कि दो चीजों पर जरूर ध्यान रखा जाना चाहिए। पहली बात तो ये कि मुक्तिबोध का व्यापक जन समुदाय के प्रति कमिटमेंट, दूर हूं मैं बहाया नहीं खून, इस तरह के तमाम तरह के पंथ कविताओं में लगातार आते रहते हैं। लगातार जो उनके पर है वो लगातार उनसे सवाल करता है। वो कहते हैं कि मैं अपनी कमजोरियों से प्यार है इसलिए तो नहीं मिलना चाहता हूँ, या मैं मिलना चाहता हूँ।
ब्रह्मराक्षस में अद्भुत है वो कि बुरे और अच्छे के से अब थोड़ा आगे जा करके अच्छे और अच्छे के बीच का संघर्ष, और जो शुद्धतम मान तक की यात्रा की रखते हैं। मैं एक व्यापक धरातल पर कहना चाहता हूं कि एक परिवर्तन के कमिटमेंट के बिना, एक दुनिया को सुंदर या खूबसूरत देखने की लालसा के बिना, इस तरह के वैचारिक संघर्ष की, इस तरह के आत्मिक संघर्ष की, इस तरह के अंतःकरण के व्यापक आयतन के भीतर तमाम चीजें समेट करके उसके डायलेक्टिक्स को इतनी गहराई से मैं फिर कहूंगा निराला के बाद मुक्तिबोध क्या दिखाई पड़ता है, और वो एक व्यापक कमिटमेंट्स के बिना संभव नहीं है। थोड़ा सा और एक और बात कहनी होगी मुझे कि क्योंकि एक तरह का आपके पास एक दृष्टि और संवेदना का लगातार ही सवाल, ज्ञानात्मक संवेदना और संवेदनात्मक ज्ञान जैसे पद का उन्होंने इस्तेमाल भी किया है, या जो पूरा हमारा सच्चित आनंदमय जो था वो सच्चित वेदना की तरफ वो ले जाते हैं। तो ये सारी चीजों का जो आवर्त दिखाई पड़ता है, मुझे बार बार ये लगता है, मैं महसूस करता रहता हूँ कि मुक्तिबोध का जो व्यापक कमिटमेंट है वो उनको परेशान करता है, बेचैन करता है। मैं थोड़ा सा उस समय के वैश्विक और भारतीय संदर्भों की चर्चा करना चाहता हूँ, खास करके उस समय जब अभी सदानंद शाही और इस भूमिका में भी सदानंद ने लिखा है कि लगभग उसे लगता है कि ढेर सारी कविताएं जो है वो आज हमारे लिए बहुत ही काम की हैं और प्रासंगिक है, जैसे लगता है कि मुक्तिबोध आज हमारे समय लिख रहे हैं। मित्रों, बड़े विनम्रतापूर्वक मैं कहना चाहता हूँ कि रचनाकार कोई भविष्यवक्ता नहीं होता, कोई ज्योतिषी नहीं होता है। वो अपने समय से थोड़ा आगे और थोड़ा बहुत आगे तक जाता है, लेकिन कैसे जाता है उसके तर्क संगत चीजें होती हैं उसके सामने, उसका वस्तुगत यथार्थ होता है, समय का यथार्थ होता है, उसके तार्किक परिणतियां कहाँ जाकर टिकेंगी, कहाँ जाएंगी, वो चीज दिखती उसी समय। आप पूरे शीत युद्ध के समय में और उस समय पूरे वैश्विक परिदृश्य में देखें तो जिस तरह का डिटोरिएशन हो रहा है, और जैसे बार बार आप अपने पिछले यथार्थ से, पिछले इतिहास से अगर संदर्भ ग्रहण करें तो फासिज्म का वो दौर एक तरह से खत्म हो चुका होता है। वो दौर तो देखा मुक्तिबोध ने, लेकिन उसके बाद से अंधेरे में जैसी कविताएं या भूल गलती जैसी कविता जब आती है तो लेकिन ये कि लोकतंत्र बनता हुआ लोकतंत्र, बहुत अच्छी बात वैभव जी ने कही, मुझे बहुत अपील की कि स्वप्न और कल्पना और स्वप्न, और सदानंद ने भी इसको रेखांकित किया, वो उनके खत्म होने का डर। लेकिन ये एक ऐसा मोड़ है जिसमें हमें देखना होगा कि पूरे प्रगतिशील आंदोलन के भीतर, वाम आंदोलन के भीतर एक गहरा वैचारिक संघर्ष दिखलाई पड़ता है। फासिज्म के एक और स्वरूप के बारे में भी उसी दौर में चर्चा हो रही थी 56-57 में, जब अंधेरे में कविता लिखी जा रही। ठीक थोड़े ही समय में अंतर्विरोध के बारे में और व्यवहार के बारे में कॉन्ट्राडिक्शन और अनप्रैक्टिस जैसे निबंध लिखे गए मुंह से तुम के। ये चीजों को प्रगतिशील आंदोलन के भीतर वैचारिक जो संघर्ष है और उसमें जो टूट और बिखराव दिखाई पड़ता है, जो आज तक हम उसकी छाया में जी रहे हैं, वह भी कहीं न कहीं दिखलाई पड़ता है कि जिन तमाम सपने और तमाम चीजें लेकर के हम जी रहे थे उनके साथ। दूसरा, मैं थोड़ा सा वैभव भाई से असहमत करना चाहता हूँ कि जो डर है और जो एक तरह का कमजोर होने का मामला है, हम हमारी ही कमजोरियों का गिरह बख्तर पहनकर, अथवा हमारी ही मुझे कमजोरियों से ही प्यार है, या दुनिया को साफ करने के लिए मेहतर चाहिए, मैं मेहतर बन नहीं पाता, ये बन नहीं पाने की जो पीड़ा है, ये पीड़ा कवि की पीड़ा से ज्यादा उसके इर्द गिर्द के बहुत सारी चीजों को, और बहुत अच्छी बात है कि व्यक्ति मुक्तिबोध की चर्चा से ज्यादा जरूरी है कि वो पूरा का पूरा वर्ग, चेतना संपन्न बौद्धिक वर्ग, इस कीर्ति व्यवसायी समय में जो पूरा बौद्धिक वर्ग है, उस बौद्धिक वर्ग का कीर्ति का व्यवसाय करने में संलग्न हो जाना
सबसे महत्वपूर्ण, सबसे उसका कारण है, उसकी तरफ हमारा ध्यान जाना चाहिए। मुझे लगता है कि इस आज की तारीख में यह चीज़ें बहुत साफ धीरे धीरे होने लगी हैं कि हम थोड़े से लाभ और लोभ के नाते बेहद कमजोर और डिजे होते जा रहे हैं, या हो गए हैं, या बहुत सारे लोग नहीं हुए तो उसकी सजा भी भुगत रहे हैं। दोनों चीजें बहुत साफ साफ अब दिख रही हैं। मुक्तिबोध ने ये चुनौती को अपनी तरह से अपने अंतःकरण के तमाम तरह के अंतर्विरोधों को बहुत गहराई से महसूस किया, और उसे एक बार नहीं, एक ही सवाल को कई कई बार कई तरह से कहने की कोशिश की। ये एक साहित्य की डायरी में जब वो कहते हैं कि मेरी कविता, लंबी कविता का अंत कविता में कहते हैं कि कविता मेरी खत्म नहीं हो पाती, तो ऐसा लगता है कि कहना चाहते लगातार कहते रहते हैं, ऐसे नहीं, ऐसे 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 ऐसे, और उसके पास पूरी पूरी जैसे शब्दों का अर्थ, जब कविता को आप पढ़े तो शब्दों का अर्थ ऐसा हो जाता है, ऐसा हो जाता है, ऐसा हो जाता है। इसकी पूरी पूरी श्रृंखला है पूरी, कि अद्भुत है कि एक कवि के तौर पर मुक्तिबोध के स्थितियों को और उनके उस समय के अंतर्विरोध को सही और सार्थक तरीके से समझते हुए और उसकी तार्किक परिणत तक वो कैसे चीजों को पहुंचाते हैं, या तार्किक परिणतियों की संभावनाओं की तरफ वो दिखाते हैं। कैद कर लाया गया ईमान और संकल्प धर्मा चेतना का रक्त प्लावित स्वर हमारे हृदय का गुप्त सोना कर प्रकट होकर विकट हो जाएगा। यह जो भरोसा भी है और यह जो अंतर्विरोध भी है, इसके बीच जो तनाव एक तरह का रचते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, सारी स्थितियों में सबसे महत्वपूर्ण है कि हमारा कमिटमेंट क्या है, हमारी भूमिका क्या है, क्या हमने वो सारा कुछ जिम्मेदारियों का निर्वहन किया जो हमें करना चाहिए था। यह बहुत साफ है। मुझे लगता है कि मुक्तिबोध को पढ़ते समय जो बेचैनी तारी होती है हमारे ऊपर, या मुक्तिबोध के व्यापक पाठक समुदाय के ऊपर जो बेचैनी होती है, वो सदानंद साही ने सही शब्द कहा कि आईना दिखाते हैं, आईना खाने में खड़ा कर देते हैं, यानी हम हमें अपने सामने जाकर खड़ा कर देते हैं कि हम भी सोचें कि तो हम क्या कर रहे हैं। और मित्रों, एक बात और कहकर मैं अपनी बात समाप्त, यह जो है वो जो पूरा समय है, खास करके हिंदी कविता और आलोचना और उसमें अहो रूपम अहो ध्वनि का जो आजकल अर्थवासक में नाराजगी के साथ कहना चाहता हूँ कि कुछ दिक्कतें हैं, बहुत सारे अच्छे लोग हैं, अच्छी कविताएं कर रहे हैं। मुक्तिबोध की आलोचना पर कई सारी टिप्पणियां भी इधर सुनने को मिली, जैसे किसी ने कहा कि उसमें स्त्री विमर्श नहीं है, उसमें क्या कहते हैं दलित चेतना नहीं है, इसलिए मुक्तिबोध की कविता प्रासंगिक नहीं रही है, कुछ इस तरह की बात। लेकिन ये बात ध्यान रखना होगा कि हम कितना कमिटेड हैं अपनी भाषा के प्रति, अपने कर्म के प्रति, खासकर कवि कर्म के प्रति, और अपने व्यापक जनता के प्रति जिसे हम प्यार करते हैं। जो हमारे बकौल मुक्तिबोध जो हमारे विचारों के स्रोत हैं, विचार आते हैं, कहाँ से आते हैं उसके स्रोत हैं, वो सारे के प्रति। और आज की तारीख में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो यही है कि हमें तो व्यक्तित्वांतरण, हमें डी क्लास होना, तो डी क्लास होना ज़्यादा है, हमें समझना। और मैं कविता भी मेरी प्रिय कविताओं में से मैं उसको तक पहुँचूंगा, तो डिकास्ट होना और डी क्लास होना आज के लिए बहुत जरूरी है, जिससे हम नए सिरे से चीज़ों को समझ सकें। जैसा मुक्तिबोध प्रस्ताव करते हैं, आप सबको याद होगी, तो किसी भी कविता उन्हीं से बात खत्म करना चाहूँगा कि क्या है, मुझ पर शुद्ध बारूदी की झाड़ आती है, प्यार आता है कि तत्व सौरा रहा है जगत की चार सड़कों पर, जो मानव भविष्य युद्ध में रथ हैं। कि मैं अपनी अधूरी दीर्घ लंबी कविता में हजार प्रश्नोत्तरी की तुंग प्रतिमाएं गिरा कर तोड़ता हूँ, प्रश्न छल में उत्तर और छल में, पर सिर्फ एक, मेरे गांव नगरों के सभी जन शोषण मुक्त सुंदर कब होंगे। व्यक्तित्वांतरित होकर मैं अपनी दीर्घ लंबी कविता में उमड़ कर फिर से जन्म लेना चाहता हूँ, फिर से समझना चाहता हूँ, व्यक्तित्वांतरित होकर फिर से समझना चाहता हूँ सच। बहुत बहुत आभार भाई सूर्यनारायण जी ने आप मुझे कहने का मौका दिया इस अवसर पर। बहुत बिखरी बातें की, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे जो लगता है, जो महसूस किया वो आपसे साझा कर सका।
बहुत बहुत सभी का आभार। बहुत ही सार्थक रही है बातचीत इस माने में कि केवल पारंपरिक जो कुछ पहले कहे गए हैं, केवल प्रशंसा और केवल कुछ औपचारिक बातें यहाँ नहीं हुई, बल्कि आज मुक्तिबोध को आज के परिप्रेक्ष्य में देखने की कोशिश आज क्यों प्रासंगिक है और कुछ जरूरी सवालों के साथ मुक्तिबोध को के पास जाने की कोशिश की गई। डॉक्टर वैभव सिंह और प्रोफेसर राजेश मल्ल ने के वक्तव्य से यह गोष्ठी समृद्ध हुई बातचीत। और मैं अब अंत में प्रोफेसर सुधा सिंह दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में जो प्रोफेसर हैं और इस पुस्तक में साखी के मुक्तिबोध अंक में जिनका एक महत्वपूर्ण लेख था, जिन्होंने महादेवी, छायावाद और मुक्तिबोध और तीनों के अंतर संबंध को बहुत ही गहराई से देखने समझने की कोशिश की है, मैं उनसे अध्यक्षीय बातचीत के लिए वक्तव्य के समापन बातचीत के समापन के लिए अध्यक्ष के वक्तव्य के साथ समापन होता है, तो मैं उसके लिए अनुरोध करता हूँ प्रोफेसर सुधा सिंह कि सचमुच आप सबने अथक प्रयत्न करके एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम आज के दिन रखा और उसे संभव बनाया। और इतनी सुंदर बातचीत खास करके वैभव जी और राजेश मल्ल जी, इन दोनों ने जितने सुंदर ढंग से मुक्तिबोध को आज के समय और परिप्रेक्ष्य में विवेचित किया, वो एक जरूरी काम था जो इस गोष्ठी के जरिए संभव हो पाया। वैभव सिंह ने बहुत सटीक ढंग से ये बात रखी कि विचार की सत्ता को मुक्तिबोध अपनी कविताओं में स्थापित करते हैं और उनकी कविताओं को केवल आत्मसंघर्ष की कविता कहकर नहीं टाला जाना चाहिए, बल्कि वो जटिल स्थितियों की कविता है। और ये बात बिल्कुल सही है कि कलाकार या रचनाकार सिर्फ आत्मसंघर्ष नहीं करता, वो अपने समय और समाज की जो जटिल गुथी हुई परिस्थितियां होती है उसके साथ भी संघर्ष करता है और उसी क्रॉस स्ट्रगल के बीच कोई चीज निकल कर आती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो मुझे वैभव जी की विवेचना में लगी, और मुक्तिबोध पर बात करते समय इस बात को वाकई ध्यान में रखा जाना चाहिए कि मुक्तिबोध की कविता समाज के प्रति आत्मीय कविता है। आत्मीयता का गुण अमूमन कविता से आत्मीयता का गुण वैयक्तिक स्तर पर अपेक्षित होता है, लेकिन सामाजिक आत्मीयता भी कविता का गुण हो सकती है। और इस हद तक कि वह जटिल चिंतन के साथ भी गुथकर आए, ये विवेचना का एक नया आयाम था जो वैभव जी ने हमारे सामने रखा। राजेश मल्ल जी ने जिस तरह से अपने अनुभव की साझेदारी की और बताया कि मुक्तिबोध को बहुत से हिंदी पढ़ने लिखने वाले नहीं जानते या मुक्तिबोध को उस तरह से नहीं पढ़ा, ये हम में से बहुतों के अनुभव का हिस्सा है। मैं आपको एक वाकया बताना चाहती हूँ कि जब हम मास्टर्स कर रहे थे हिंदी में कलकत्ता विश्वविद्यालय से, तो हमें कामायनी पढ़ाई जाती थी और कामायनी पढ़ाने वाले शिक्षक की पहले ही कक्षा में ताकीद होती थी कि कामायनी एक पुनर्विचार, गलती से भी मत पढ़ना वरना नंबर बहुत कम आएंगे। और हम में से कुछ लोग ऐसे थे कि जो मना किया जाए काम करने का, वही काम पहले करना है, और हमने सबसे पहले वही पुस्तक पढ़ी, गुरुजी की ताकीद के बावजूद वही पुस्तक पढ़ी। और जाहिर था कि उसके बाद गुरुजी की और कोई व्याख्या हमारे ऊपर असर नहीं कर पाई। मुक्तिबोध की कामायनी संबंधी जो विवेचना है, जिसमें उनका 20 साल का श्रम लगा था, जो उनकी जीवन दृष्टि और समाज दृष्टि का एक तरह से व्यापक प्रदर्शन है, उसकी नुमाइश है, वह उनके रक्त और मज्जा से तैयार विवेचना है, जो समाज के संदर्भ में जो उनकी दृष्टि है उससे तैयार विवेचना है। तो उसको पढ़ने के बाद जाहिर है कि कोई भी सामान्य ढंग से लिखी हुई पुस्तक कामायनी पर और उसकी विवेचना पर गहरे नहीं उतर सकती। तो मैं जिसे अंग्रेजी में बोन इन डिस्गाइज कहते हैं, छिपा हुआ वरदान कहते हैं, उस शिक्षक की बात हम विद्यार्थियों के लिए छिपा हुआ वरदान ही साबित हुई कि कामायनी एक पुनर्विचार
नहीं पढ़ना, और हमने सबसे पहले वही किताब पढ़ी। बहरहाल एक बहुत सारी बातें हुई और मुक्तिबोध की विवेचना के क्रम में बातों को जिस तरह से रखा गया उससे जाहिर है कि मुक्तिबोध ने जब लेखक की बात की, खास करके एक साहित्यिक की डायरी का संदर्भ लूं, मुक्तिबोध का बहुत बड़ा लेखन का हिस्सा आत्मपरक है। इस चीज को नहीं भूलना चाहिए। आत्मीयता लेखन में पैदा यूं ही नहीं हो जाती। जब आप आत्म को सामने रखकर उससे उलझते हुए बातचीत करें, समाज और सामाजिक स्थितियों का, विभिन्न संस्थाओं का और विभिन्न तरह के जो हमारी सामाजिक प्रतिबद्धताएं हैं उनका अगर आप आलोचन विवेचन करें और उसमें आत्मपरकता को न छोड़े। बहुत लोग आत्मपरकता को जब चिंतन की भाषा या चिंतन के दायरे में प्रवेश करते हैं तो आत्मपरकता को पीछे छोड़ देते हैं। मुक्तिबोध बार बार खुद को खराद पे चढ़ाते हैं। वो जिस चीज की चर्चा करते हैं उसमें घूम फिर कर मुक्तिबोध का मैं आ जाता है, और इस आत्मपरकता के कारण जो आत्मीयता पैदा होती है वो मुक्तिबोध की रचनाओं और उनकी लेखनी की जान है। उन तमाम दुरूहता और जटिलता, जो वैचारिक दुरूहता और जटिलता मुक्तिबोध के यहाँ तथाकथित तौर पर है, उसको परे ढकेल कर वो हृदय के समीप आती है। तो मुक्तिबोध की जो लेखनी है, उनकी जो रचनाशीलता है, उसकी ये सबसे बड़ी विशेषता है। और ये आत्मीयता आत्मपरकता के कारण ही संभव हुई है, स्वयं को बार बार खराद पर चढ़ाए जाने के कारण ही संभव हुई है। इस चीज को नहीं भूलना चाहिए। मैं मुक्तिबोध के अगर इस आत्मपरक पक्ष को देखना है तो कौन सा ऐसा जेनर है जिसमें मुक्तिबोध इस आत्मपरक पक्ष को सामने नहीं रखते हो। उनकी कहानियां, उनके पत्र, उनकी कविताएं, उनकी डायरी, उनका अन्य तरह का गद्यात्मक लेखन, सब में मुक्तिबोध इस आत्मपरक पक्ष को सामने रखकर बात करते हैं। इस अर्थ में जब लेखक की बात करते हैं तो लेखक के साथ समाज की भी बात करते हैं, समाज के साथ जुड़ा हुआ परिवार है उसकी बात करते हैं। ये जो पूरी संरचना है जिसमें एक व्यक्ति निर्मित होता है, उसकी मनोदशाएं निर्मित होती है, उसके विचार निर्मित होते हैं, मुक्तिबोध के विवेचन के केंद्र में है। लेकिन इस जो बाहरी स्थितियां हैं, बाहरी भौतिक परिस्थितियां हैं, उनके संदर्भ में व्यक्ति का जो विकास है वह केवल बाहरी परिस्थितियों का ही परिणाम नहीं है, बल्कि उसके भीतरी आत्मसंघर्ष के साथ एक मेक होकर ही वह जो कुछ बाहर की परिस्थितियों से ग्रहण करके प्रतिक्रिया करता है उसको तय करती है। और इस अर्थ में मुक्तिबोध जब लेखक की बात करते हैं तो लेखक एक सामान्य मनुष्य है मुक्तिबोध के लिए, और उसकी दुर्बलताएं भी हैं, और ये दुर्बलताएं लेखक की जितनी अपनी हैं उससे ज्यादा समाज की हैं। मुक्तिबोध कहते हैं कि मुक्तिबोध की प्रसिद्ध पंक्तियां हैं कि पूंजीवाद में ईमानदारी का भी फ्रॉड है। और लेखक के बारे में मुक्तिबोध जब कहते हैं कि लेखक से बड़ा अभिनेता कोई नहीं है, और जब अभिनेता उन्होंने कह दिया तो जाहिर है कि वो कहते हैं कि लेखक से बड़ा अभिनय का फ्रॉड और कोई नहीं करता, और फ्रॉड भी एक ललित कला है। ये मुक्तिबोध की पंक्तियां हैं। तो जो ललित कला का मास्टर कौन है? लेखक है। ललित कलाओं से खेलता कौन है? लेखक खेलता है। तो फ्रॉड जितनी शानदार तरीके से लेखक कर सकता है कोई दूसरा नहीं कर सकता। लेकिन सवाल क्या है, चुनौती क्या है? क्या लेखक को ये फ्रॉड करते रहना चाहिए? और इसमें जो अवसरवाद है, तमाम तरह की सुविधाएं हैं, छोटी छोटी उपलब्धियां हैं, उनसे खुश होते रहना चाहिए और उसके लिए तरह तरह के समझौते करना चाहिए? मुक्तिबोध सीधे सीधे इसको नेगेट करते हैं और कहते हैं कि लेखन में ईमानदारी तभी पैदा हो सकती है जब आप इस तरह के फ्रॉड को बंद करें। और ये फ्रॉड कैसे बंद हो सकता है? इसके लिए आपको कठिन आत्मसंघर्ष से गुजरना होगा, कठिन परीक्षाएं देनी होंगी। और मुक्तिबोध की भाषा अलग है, लेकिन उन्होंने साफ साफ कहा कि आपके समक्ष कई बार ऐसा होता है कि हम खुद के लिए बहुत सारे आदर्श और मूल्य तय कर लेते हैं और उसके लिए झुकते नहीं हैं।
अपने लिए कुछ नहीं मांगते और हम स्वयं को ईमानदार घोषित करते हैं, लेकिन वही हम जो अपने लिए कुछ नहीं मांगते, जब हमारे रिश्तेदारों का, नातेदारों का, अपने आत्मीय जनों का हम पर दबाव पड़ता है तो हम बिल्कुल घुटनों पर आ जाते हैं और सीधे मांगने पहुंचते हैं, ये कहते हुए कि अपने लिए तो हम कुछ नहीं मांग रहे। यह क्या चालाकी नहीं है? यह क्या फ्रॉड नहीं है? मुक्तिबोध कहते हैं कि जितने बड़े मूल्य और आदर्श आप अपने जीवन में रखेंगे, उसकी कीमत भी आपको उतनी ही बड़ी देनी पड़ेगी। ये नहीं हो सकता कि आदर्श और मूल्य तो आप ऊंचे रखें। मुक्तिबोध ऐसा नहीं है कि आदर्श और मूल्य को बिल्कुल महत्वहीन मानते हैं। मुक्तिबोध कहते हैं कि आदर्श और मूल्य किसी न किसी दृष्टि की पैदाइश है। मतलब एटलीस्ट कम से कम हम वैसा होना चाहते हैं, वैसा जीवन में घटित होते हुए देखना चाहते हैं, इसलिए हमने एक आदर्श और मूल्य तय किया, उसके पक्ष में लिखा, उसकी बातें की, अपनी कविताओं में की, अपनी विभिन्न रचनाओं में की। लेकिन वह दृष्टि जो हमारी कविताओं, रचनाओं और अन्य जगहों पर भाषण और लेखों में व्यक्त हो रही है, वह दृष्टि हमारे जीवन के अंदर भी है या नहीं, इसकी परीक्षा कहाँ होगी? इसकी परीक्षा की जगह किताब नहीं है, शब्द नहीं है, इसकी परीक्षा की जगह जीवन है। जब आप जीवन में उतरते हैं और जीवन के जीने के लिए तमाम तरह के समझौते करते हैं, वो कठिन जगह है जहां आपको तन कर खड़ा होना है। उन समझौतों की तरफ नहीं देखना है, उसके लिए त्याग और कुर्बानी की जरूरत होती है। तब जाकर आप कह सकते हैं कि जो लेखन का सत्य है वही जीवन का भी सत्य है। मुक्तिबोध बहुत भरोसे के साथ इस बात को कहते हैं कि लेखन में ईमानदारी तभी संभव है जब हम इस तरह के छोटे छोटे समझौते करने बंद करें। और आज स्थिति क्या है, हम सब अपने को टटोल कर देखें कि हम कहाँ मुक्तिबोध की इन कसौटियों पर खरे उतरते हैं। एक चीज और मैं कहना चाहूंगी कि मुक्तिबोध के संदर्भ में चर्चा करते हुए राजेश मल्ल जी ने एक बात कही कि मुक्तिबोध पर आरोप लगता है कि उनके यहाँ दलित की चिंता नहीं है, स्त्रियों की चिंता नहीं है। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। बहुत विनम्रता के साथ ये बात कह रही हूँ। कम से कम स्त्री के संदर्भ में मुक्तिबोध को जितनी बार पढ़ा जाए कम है और हर बार नया अर्थ खुलता है। तो मैं यह दावा तो नहीं करूंगी कि मैंने मुक्तिबोध के समस्त साहित्य को पढ़कर अक्षर अक्षर गुण लिया है, लेकिन जितनी बात मेरी समझ में आई है 2-4 बार मुक्तिबोध ग्रंथावली पढ़ने के बाद, अभी भी मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसको मैं ठीक से नहीं समझ पाई हूँ, मुझे और समझना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में जो सामान्य समझ मेरी है उसके आधार पर मैं कहना चाहूंगी कि कम से कम स्त्रियों के संदर्भ में मुक्तिबोध पर यह आरोप एकांश में ही सही है। आप देखिए कि मुक्तिबोध ने परिवार की विवेचना, आप पूरी हिंदी आलोचना को एक सिरे से खंगाल डालिए, परिवार और की आलोचना को केंद्र में लाकर विवेचित करने वाला आलोचक मुक्तिबोध है। मुक्तिबोध ने स्पष्ट रूप से लिखा, 55-60 के साल में उनका जो निबंध प्रकाशित हुआ है उसमें उन्होंने लिखा कि पिछले 20 वर्षों में जो महत्वपूर्ण चीज घटित हुई है वो है संयुक्त परिवार का विघटन। और इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि जो संयुक्त परिवार का विघटन है वह कई तरह के विवेचना को खोलता है। मसलन परिवार के अंदर जो श्रेणियां हैं, श्रेणी विभाजन है और पूंजी का, धन का जो प्रभाव है या उसकी विवेचना मुक्तिबोध करते हैं। तो परिवार तक पहुंचना और परिवार के ढांचे की आर्थिक आधार पर विवेचना करना मुक्तिबोध संभव बनाते हैं आलोचना के भीतर। दिक्कत क्या है मुक्तिबोध के साथ कि परिवार तक तो पहुंच गए, लेकिन परिवार तक पहुंचकर एक कदम और आगे बढ़ना था, ज्यादा नहीं, बहुत करीब पहुंचे थे मुक्तिबोध स्त्री और स्त्री की समस्याओं को उठाने के संदर्भ में। बस पितृसत्ता का हवाला देना था। मुक्तिबोध ने यह काम छोड़ दिया या छूट गया, जो भी कहें, क्योंकि मुक्तिबोध जैसे बड़े विचारक जानबूझकर इस काम को छोड़े, मुझे नहीं लगता कि ऐसा हुआ होगा। पितृसत्ता की आलोचना करनी थी परिवार के ढांचे के भीतर। स्त्री की स्थिति को उससे ज्यादा स्पष्टता मिलती
उसे चिन्हित किया जा सकता, उसके दुख दर्द को विवेचित किया जा सकता था अगर हम पितृसत्ता की बात करते। लेकिन ये बात मुक्तिबोध तक ही नहीं, ये पूरी हिंदी आलोचना की जो लाइनेज है वो पितृसत्ता की आलोचना नहीं करती। पितृसत्ता उनके लिए समस्या ही नहीं है। तो परिवार और परिवार में संयुक्त परिवार, उसके ढांचे का विघटन मुक्तिबोध के यहाँ पहली दफे दिखाई देता है। ये दिगर बात है कि पितृसत्ता तक वो नहीं पहुंचते, लेकिन परिवार तक बात पहुंचना, स्त्री विवेचना की, स्त्री आलोचना की और स्त्री के संदर्भ में किसी भी तरह की समझ को बनाने के लिए पहली सीढ़ी है और मुक्तिबोध वहां तक पहुंचते हैं। एक और चीज मैं कहना चाहूंगी कि मुक्तिबोध की कविताएं और मुक्तिबोध के पत्र इस बात का साक्ष्य हैं कि मुक्तिबोध स्त्री की समस्याओं को, स्त्री के संसर्ग को, उसकी अनुभूतियों को कितने करीब से जानते थे। और यही नहीं, मैंने अन्य किसी भी पतिनुमा पुरुष को लिखित साहित्य के स्तर पर, मेरी सीमा हो सकती है, नहीं पढ़ा जिसने अपनी पत्नी के लिए ये लिखा हो कि वह उसका गुनाहगार है, क्योंकि उसकी असावधानी से उसकी पत्नी को बार बार दुर्बल शारीरिक अवस्था में भी बार बार गर्भ ठहर रहा है, उसकी सेहत खराब हो रही है, उसका स्वास्थ्य खराब हो रहा है और इसके लिए वह स्वयं को जिम्मेदार मानता है। मैंने किसी और पति का पत्र या पति की अभिव्यक्ति इस रूप में स्त्री के प्रति, अपनी पत्नी के प्रति नहीं पढ़ी है। सिंदूर, तिलकित भाल और बहुत सारी चीजें तो याद आ जाती हैं। निराला ने भी मनोहरा देवी को याद करते हुए सुंदर अभिव्यक्तियां की हैं, लेकिन स्त्री का जो शारीरिक कष्ट है, जो उसके रोजमर्रा के जीवन का उसके अस्तित्व के साथ जुड़ा हुआ है, उस पर इतना कह सकते हैं कि उस पर इस तरह की विवेचना, इस तरह की प्रस्तुति किसी और हिंदी के साहित्यकार ने किया है, ऐसा मुझे ज्ञात नहीं है। मैं एक दो चीजें और कहूंगी। मुक्तिबोध ने यूं ही पत्रों में नहीं लिख दिया अपनी पत्नी के शारीरिक स्थिति और स्वास्थ्य तथा गर्भाधान की स्थितियों को लेकर। उनकी कई हैं जो स्त्री के इस शारीरिक स्थिति को अभिव्यक्त करती है, और उन कविताओं में जहां मुक्तिबोध निजी जीवन में स्वयं को कल्प्रिट मान रहे हैं, अपराधी मान रहे हैं, ग्लानि से ग्रस्त हैं कि उनकी पत्नी की शारीरिक अवस्था के खराब स्थिति में भी उन्होंने उनके साथ इस तरह का व्यवहार किया, जिसकी वजह से, जिसका दुष्परिणाम ये हुआ कि वह पुनः गर्भ से हैं। मुक्तिबोध अपनी कविता में, उनकी कविता है, मैं यहाँ कोट करना चाहूंगी, मुक्तिबोध की कविताओं की रीडिंग ऐसी हुई नहीं है और ये होनी चाहिए। मैं सिर्फ संकेत भर करके छोड़ रही हूं। उनकी एक कविता है, दो शिलाओं की अंधेरी संधि में। ये कविता स्त्री की प्रजनन शक्ति की महत्ता पर है और यहाँ मुक्तिबोध पूरी तौर पर विनत दिखाई देते हैं स्त्री की शक्ति के प्रति, उसकी मातृशक्ति के प्रति, और कृतज्ञता व्यक्त करते हैं कि पुरुष का अहम शायद उसकी मातृशक्ति के इस गौरव को सहज स्वीकार न करे, लेकिन वो वेग अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं इन दो शिलाओं की अंधेरी संधि के प्रति और कहते हैं, मेरे हृदय की किन्हीं नीरव दो शिलाओं का कृतज्ञ प्रणाम है। विजड़ निर्विश्वास पूरित अहम गर्भा दो शिलाएं, किंतु उनकी संधि से विश्वास का अविजेय यौवन सा अजर उद्ग्रीव तरु मस्तक विनत यों कर नहीं सकता, अतः उसकी ओर से ये विनत कृतज्ञ प्रणाम करती हैं विजड़ नीरव शिलाएं, ये शिलाएं प्राण की। ये मुक्तिबोध की कृतज्ञता है स्त्री जाति के प्रति। एक और कविता है जो संतान शोक पर है। संतान शोक पर बहुत तरह की कविताएं लिखी गई। निराला की कविता तो सरोज के प्रति सुप्रसिद्ध है, अंग्रेजी में भी लिखी गई, लेकिन मुक्तिबोध की इस कविता को भी पढ़ा जाना चाहिए। ये अचर्चित कविता है। इस कविता का शीर्षक है रात चलते हैं अकेले ही सितारे। इस कविता को सुंदर व्याख्या की आवश्यकता अभी भी है
और मुक्तिबोध के संदर्भ में एक और कविता का उल्लेख जो स्त्री जाति और स्त्री के स्थिति, सामाजिक स्थिति के बयान की कविता है। उस कविता का शीर्षक है किसी से। मुक्तिबोध इस कविता में बहुत स्पष्ट तौर पर कहते हैं, ये कविता देखिए, मुक्तिबोध यहाँ इस कविता की रचना करते करते अतीत में प्रवेश कर जाते हैं। और मुक्तिबोध के लिए अतीत क्या है और भविष्य क्या है? मुक्तिबोध कहते हैं कि अतीत और भविष्य दो ही ऐसी चीज है जिससे मनुष्य जाति का दूरत्व का संबंध है, और जो चीज दूर होती है वो लुभाती है, वो एक रहस्य पैदा करती है और रहस्य के प्रति एक आकर्षण होता है। महादेवी भी कहती है कि जो दूरी का संबंध है वह किस प्रकार का होता है और उसे किस तौर से बरतना चाहिए, महादेवी भी कहती हैं। लेकिन मुक्तिबोध और महादेवी की दृष्टि में अंतर है। मुक्तिबोध सभ्यता की विवेचना करते समय दूरी के संदर्भ को विवेचित करते हुए कहते हैं कि दूरी हमारी गति के लिए एक चुनौती है और दूरी पर विजय पाना मानव स्वभाव है। ध्यान रखिए कि दूरी दो ही चीजों से होती है। वर्तमान के हम निकट होते हैं, अतीत से दूर होते हैं, या फिर भविष्य से दूर होते हैं। वर्तमान हमारे निकट का होता है, बाकी दोनों चीजें हमसे दूर होती है। हम भविष्य भी नहीं जानते और अतीत भी नहीं जानते। मुक्तिबोध दूरी के संबंध को और दूरी को निकटता तक ले आने के प्रयास को मनुष्य का एक चुनौती भरा प्रयास मानते हैं। महादेवी बिल्कुल अलग तरीके से राष्ट्र के संदर्भ में इस दूरी की व्याख्या करती हैं, जिसकी चर्चा आज के व्याख्यान के दौरान मैंने की थी, फिर दोहरा रही हूँ। महादेवी इस दूरी की चर्चा राष्ट्र के संदर्भ में इस प्रकार करती है कि वे कहती हैं कि ये जो दूरी है वर्तमान समय में मुक्तिबोध की ही बात का एक तरह से महादेवी की बात का मुक्तिबोध क्या है, एक्सटेंशन है, हम कह सकते हैं। और मुक्तिबोध को ही एक तरह से पुनः व्याख्यायित मैं कर रही हूँ महादेवी के शब्दों में। महादेवी कहती हैं कि ये जो दूरी है, इस जिसे मुक्तिबोध मनुष्य सभ्यता के लिए, मानव समाज के लिए चुनौती बताते हैं, इस दूरी को निकट ले आने का जो आधुनिक मनुष्य का प्रयत्न है, ये बड़ा बचकाना सा प्रयत्न है। क्योंकि दूरी की निकटता के क्रम में हुआ क्या है कि निकटता की दूरी हो गई है, और इस निकटता की दूरी को वर्तमान समय में राष्ट्र के विकास के लिए जितना कम किया जाए, बल्कि समाप्त किया जाए, उतना आवश्यक और वांछित होगा। महादेवी की लाइन ये है। मुक्तिबोध की लाइन भी वही है, लेकिन महादेवी थोड़ा सा और आगे बढ़कर उसको राष्ट्र के संदर्भ में विवेचित करते हैं। बात एक ही है कि दूरी लुभाती है, दूरी चुनौती भी देती है। मुक्तिबोध स्त्री के संदर्भ में बात करते हुए इसी दूरत्व की यात्रा पर निकल पड़ते हैं, और सीता, जो सुकुमारी वनवासिनी सीता है, उसका बिंब हमारे सामने खड़ा कर देते हैं और कहते हैं, इस एक कविता है उनकी किसी से। इस कविता में मुक्तिबोध ने सीता को बार बार सामने रखा है। एक ढीह सी निराकार व्यक्तित्वहीनता की अधिकारिणी, ये सीता या स्त्री समाज के लिए मुक्तिबोध कह रहे हैं। और ये समझने में जरा भी कठिनाई नहीं होनी चाहिए कि एक ढीह सी निराकार व्यक्तित्वहीनता की अधिकारिणी, तुझे प्रमाद न करने का अधिकार, मात्र आदर्शवाद का भार कि वह जो दासों का है, शूद्रों का आदर्शवाद, सारे प्रमाद करने का भी अधिकार उन्हें, अपराध सत्य सा रंगने का अधिकार उन्हें, उनके तो सारे मनोभाव नित्य सत्य रूप हैं, उनके प्राण महासागर हैं, बाकी सब अंधकूप हैं। उनकी व्यथा वेदना की स्वतंत्र सत्ता है, उसकी अपनी अलग महत्ता, उसका मूल्य सदा हम तुम से परे उच्च है। उनका सारा अहम भाव भी अति सुंदर है, स्वाभाविक है, माननीय है, लेकिन तेरे मनोभाव, वह क्षोभ द्रोह सब भद्दे हैं, सब दानवीय हैं। उनका व्यंग सत्य की उज्जवल चिंगारी, और तेरा भद्दा क्रोध, हाय वह सारी गाली। वे शासक हैं, उनमें शासन की वाणी है, तू बौनी है। तेरी माता कौन, पिता भी कौन,
कि यह तेरा सौभाग्य, यहाँ पर तू आई है। क्या तू धन लाई, गुण रूप और संस्कृति लाई है? ओह, जगत के जंगल में भयभीत भटकती री सुकुमारी, उन्हें कूप में गिर जाने से तेरे जीवनांत का भय है, नहीं इसलिए कि प्राण तेरे खो जाएंगे, वरन यूं कि वे सभी दूर बदनाम बहुत हो जाएंगे। उन्हें हानि का केवल अपनी गहरा, बहुत गहरा संशय है। ये स्त्री जीवन है। मुक्तिबोध इस तरह से इस कविता में स्त्री के प्रति अपने भावों को व्यक्त करते हैं और साफ साफ कहते हैं कि स्त्री के लिए और पुरुष के लिए इस समाज में अलग अलग नैतिकताएं हैं। जो शोषित है, जो वंचित है, उत्पीड़ित है, उसके लिए भी, शूद्रों के लिए भी इस समाज में अलग नैतिकता है और उच्च वर्ग के लिए अलग नैतिकता है। अलग अलग नैतिकताएं हैं, बड़ों के लिए भिन्न, सुरक्षित, छोटे फुटकर लोगों के हित एक दूसरी, अरी जगत के जंगल में भयभीत भटकती री सुकुमारी, छोटे गिरी से निकल प्रवाहित होकर बंजर रेतीली जमीन में घूमी, गिरी एक अवरुद्ध श्याम खाड़ी में खारी। यहाँ स्त्री नदी के तौर पर, स्त्री और नदी का गहरा संबंध है, प्रवाह का, जीवन देने का और जिंदा रखने का। यह जो अन्योन्याश्रित संबंध है स्त्री के अस्तित्व और नदी के अस्तित्व का, सभ्यताओं को जिलाने का, मुक्तिबोध की कविता में वह भी जैसे ध्वनित हो रही है। तो इस तरह से ये कहना कि मुक्तिबोध की कविता में स्त्री जीवन और उसके जो दमन के तथा उसके बहिष्करण के तमाम रूप हैं वे नहीं आए, या शूद्रों या दलितों के जीवन के वे रूप नहीं आए, मुझे लगता है कि थोड़ा सा अतिशयोक्ति होगी मुक्तिबोध के लिए। कारण कि मुक्तिबोध की जो विचारधारा थी वो इस तरह से आइडेंटिटीज में नहीं देख रही थी। मतलब कहने का अर्थ ये है कि दमन तो दिख रहा था, लेकिन जो अभी आइडेंटिटी के सवाल हैं वो मुक्तिबोध के समय में उस तरह से गोलबंद नहीं हुए थे। तो जो शोषित है, मुक्तिबोध की सहानुभूति उसके प्रति है। ये संभव हो ही नहीं सकता कि स्त्री के प्रति, दलित के प्रति, अल्पसंख्यक के प्रति या अन्य इस तरह के जो विभिन्न धड़े हैं उनके प्रति मुक्तिबोध की सहज सहानुभूति न हो, क्योंकि मुक्तिबोध तो अपना कायांतरण करना चाहते थे, व्यक्तित्वांतरण करना चाहते थे, सारे समाज के लिए मेहतर होना चाहते थे, और क्या चाहिए। लेकिन दिक्कत क्या है कि वह मेहतर मैं हो नहीं पाता। द्वंद है, मध्य वर्ग का जो कष्ट है वो यही है, और मुक्तिबोध में ये द्वंद आरंभ से है। वो जब रोमांटिक भाव की कविताएं लिखते थे तब भी ये द्वंद है। मैं एक कोटेशन के साथ आज की बातचीत आपके समक्ष खत्म करूंगी। मुझे बहुत छोटा बोलना था लेकिन थोड़ा सा विस्तार हो गया है। उनकी एक कविता है, दो ताल। दो ताल, ताल लय छंद की तरह, दो ताल। कवि कहता है, चल रही है जिंदगी की राह मादक राग सी दो ताल पर। चल रही है जिंदगी की राह मादक राग सी दो ताल पर, गहरी घृणा के, स्नेह के मैं क्या कहूं। यह स्नेह भी इस प्राण के पाताल से उगकर खड़ा है। घृणा भी वहीं से उगी है जहां से स्नेह। दोनों के स्रोत एक हैं, प्राण का पाताल, हृदय का अंतस्थल। दोनों के स्रोत एक हैं, समाज और सामाजिक भौतिक परिस्थितियां। घृणा के लिए भी और प्रेम के लिए भी चयन हमें करना है कि इस दोराहे पर खड़े होकर हम किस तरह से अपनी घृणा को कम करें और स्नेह के कोश को, स्नेह के जो थाती है हमारे पास, उसको कैसे बड़ा और बृहदाकार करें जिसमें सारी दुनिया समाये। और मुक्तिबोध का अभिप्सित भी शायद यही है, यही तनाव है, घृणा को कम करने की और स्नेह को बढ़ाने की। लेकिन जहां उपयुक्त घृणा है, जहां घृणा करने की जरूरत है, वहां मुक्तिबोध घृणा करते हैं, और वह घृणा उचित है, जायज है। हमें भी जो असंगत है, अन्यायपूर्ण है, उसके प्रति घृणा हमारे अंदर भी पलनी चाहिए। मुक्तिबोध इस तरह की घृणा की भी एक सार्थकता देखते हैं। आज के बातचीत के लिए मैं पुनः सदानंद शाही जी और विवेक निराला जी तथा सूर्य नारायण जी और वैभव जी, इन सब का आभार व्यक्त करते हुए मुझे ये जो सम्मान दिया आप सबने संयुक्त रूप से, मैं उसके लिए बहुत आप सबकी आभारी हूँ, शुक्रगुजार हूँ। और आप सबका
बहुत ही समृद्ध वक्तव्य के लिए, खास करके स्त्री पक्ष से मुक्तिबोध को जो एक नया दृष्टिकोण है, इस तरह से देखने के लिए प्रायः कम देखा जाता है मुक्तिबोध को इस दृष्टिकोण से। और इस अध्यक्षीय वक्तव्य के लिए मैं अपने सभी वक्ताओं और अतिथियों की ओर से, सभी सहभागियों की ओर से इस अध्यक्षीय वक्तव्य के लिए मैं बहुत आभार प्रकट करता हूं। और अब आखिर में औपचारिक धन्यवाद के लिए हमारे साथी विवेक निराला हमारे सम्मुख आएंगे। मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वो हमारे सभी वक्ताओं का, अतिथियों का, अध्यक्ष का औपचारिक रूप से धन्यवाद करें, ताकि यह गोष्ठी अपने पूर्णता की ओर जा सके और यहाँ पूरी हो सके। श्री विवेक निराला। खुद को आत्मसंघर्ष का कवि और आत्मा का शिल्पी जैसा कि कहा गया, मुक्तिबोध मुझे लगता है कि परवर्ती हिंदी कविता की भी आत्मा के शिल्पी हैं। मुक्तिबोध हमें एक रास्ता बताते हैं कि आत्मसंघर्ष और आत्मचिंतन के बाद ही एक समष्टि बोध की निर्मित हो सकती है। इसीलिए वो बार बार आत्म को खंगालने और टटोलने की बात करते हैं। आत्मभर्त्सना तक इसीलिए वे जाते हैं। एक ऐसा बेचैन कवि जो कुछ भी है उससे बेहतर चाहिए कि बेचैनी में जीवित रहता है, और इसीलिए यह बेचैनी ही उन्हें हमारे समय का और हमारी पीढ़ी का काव्य नायक बनाती है। आज इस मुक्तिबोध को याद करने का दिन है। आदरणीय सदानंद शाही जी की इस पुस्तक ने एक अवसर दिया मुक्तिबोध को याद करने का। तो सबसे पहले प्रोफेसर सदानंद शाही का कला दीर्घा और उन सारे साथियों का धन्यवाद जिन्होंने इस गोष्ठी को संभव बनाया। जैसे कि बात पहले आ चुकी है कि एक दिन भर महादेवी जी पर गोष्ठी के बाद प्रोफेसर सुधा सिंह जी ने हमें समय दिया। तो प्रोफेसर सुधा सिंह जो आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष थी, उनका ढेर सारा धन्यवाद हम उनके प्रति हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। प्रोफेसर राजेश मल्ल और वैभव सिंह जिन्होंने अपने विशिष्ट वक्तव्य से हमें समृद्ध किया, आप सबके प्रति भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। मुक्तिबोध साहित्यिक मंच, साखी पत्रिका और कला दीर्घा की ओर से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और इसी के साथ मुक्तिबोध स्मरण का यह सत्र फिलहाल समाप्त होता है। पुनः आप सबका बहुत बहुत आभार। अब एग्जिट कर सकते हैं। रह नहीं जाती। मैं शाही सर को खोल दीजिए। मैं प्रोफेसर सदानंद शाही से जो इसके सह आयोजक हैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि उन्होंने इस किताब को और मुक्तिबोध स्मरण के दिन इस किताब पर चर्चा की, और इस चर्चा के लिए सबके साथ एक संतुलन बिठाया। तो विशेष रूप से मैं श्री नारायण जी को और मुक्तिबोध साहित्यिक मंच को साथी पत्रिका की ओर से और साथी परिवार की ओर से धन्यवाद देता हूँ। और सुधा जी ने विशेष तौर पर जो स्त्री पक्ष पर जो बातचीत की, मैं समझता हूँ कि वो एक सबके वक्तव्य में कुछ नई बात आई। जो वैभव सिंह ने आत्मीयता का
की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट किया और सुधा जी ने विस्तार से उन कविताओं की ओर ध्यान दिलाया जो कम पढ़ी गई हैं और जिन्होंने स्त्री मुक्ति के सवाल पर मुक्ति बोध क्या सोचते थे और मुक्ति बोध के विचार किस तरह से हैं, इस ओर हमारा ध्यान आकृष्ट किया। राजेश मल जी ने अपने वक्तव्य में जो बातें की और मुक्ति बोध की कविता के निहित पारदर्शी ईमानदारी की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट किया। मैं समझता हूँ कि ये संक्षिप्त सी जो गोष्ठी हुई और जो प्रतिक्रियाएं हम देख रहे थे दर्शकों की, उसके हिसाब से यह एक बहुत ही विचारों को उद्वेलित करने वाली एक छोटी सी डिजिटल गोष्ठी हुई है और इसके आयोजन में आप सबकी जो सहभागिता रही है उसके प्रति मैं कृतज्ञ अनुभव करता हूँ और